आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और सभी को नमस्कार। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारा जो ये चैनल है इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो चल रहा है अपना हल संधि, और इससे भी पीछे जो अपना लास्ट में जो किया था वो भी हल संधि थी, ठीक है। और हल संधि कुछ पार्ट होते हैं, आज हम लेके आए हैं आपको बहुत ही अच्छी वाली और सरल भाषा में हल संधि, और हल संधि का पार्ट होगा, देखिएगा। हल संधि कौन सी है? हल संधि। और हल संधि में जो हमारा होगा वो होगा अपना अनुस्वार संधि। अनुस्वार, कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अनुस्वार संधि है ये ही किसका पार्ट है? हल संधि का ही। तो इससे पहले मैं आपको पांचवा पार्ट है, कौन सा है? पांचवा पार्ट इसी का, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। ये शायद जानता हूँ सबसे सरल संधि है, किसकी? हल संधि। तो इसका जो सूत्र होता है वो सुन लो एक बार। देखो, मैं बार बार आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी मैं आपको संधि पढ़ाता हूँ सूत्र जरूर लिखता हूँ, क्योंकि सूत्र से ही हमारे सारे काम होते हैं और ये संस्कृत का नियम है। तो इसका सूत्र जो होगा उसका नाम होगा मो अनुस्वार है। क्या होगा? मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार, ये इसका सूत्र है। इसका सूत्र ये होगा मो अनुस्वार। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा आपको हिंदी अर्थ बताना है। क्या बताना है? हिंदी अर्थ। यानी कि या इसको अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब अपन कोई उसका सूत्र का हिंदी अर्थ बताते हैं तो संस्कृत में क्या होता है, उस हिंदी अर्थ को कहते हैं वृत्ति। क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का मतलब होता है उस सूत्र का हिंदी अर्थ या संस्कृत में अर्थ। तो उसके लिए हमें यहाँ कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो क्या हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है मानतस्य पदस्य अनुस्वार। मानतस्य पदस्य पदस्यानुस्वार, यानी कि मानतस्य पदस्यानुसार स्यात् हलि। स्यात् हलि। अब आप समझ रहे होंगे कि हलि क्या है? हलि क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि हलि से मतलब होता है हल, और हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। हलि का मतलब हल, और हल बराबर हल संधि। और हल वर्ण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण। हल वर्ण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर का प्रयोग किया जाता है, वो कभी अकेले अर्थात स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, उन्हें हल कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के द्वारा या स्वरों की सहायता से या स्वरों के संयोग से किया जाता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को कहते हैं हल वर्ण, ठीक है। तो देखिए, मानतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात् हलि। इसका मतलब यह है मांत मां अंतस्य पदस्य, पद के अंत में क्या होना चाहिए? अनुस्वार। देखो, जैसे यहाँ पूर्व पद लिख दिया। क्या लिख दिया? पूर्व पद प्लस उत्तर पद, ये दो चीज लिख दी आपको, ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद। मानतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात् हलि, यानी कि उत्तर पद में तो कोई भी हल वर्ण हो। मेरी बात समझ रहे हो? उत्तर पद में हल वर्ण हो और पूर्व पद में मां हो, हलंत वाला मां, तो उसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? पूर्व पद में तो मकार हो, उत्तर पद में हल वर्ण हो, तो उस मां के स्थान पर क्या हो जाएगा? उस मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे देखो, यहां में लिख दिया मां हलंत लिख दिया, इधर लिख दिया हल वर्ण। वो हल वर्ण कोई हो सकता है बेटा, ठीक है। हल वर्ण कोई हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इस मां के स्थान पर
इस म के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये समझना है आपको, इसके स्तर पर हो जाएगा अनुस्वार। यह अनुस्वार की चिन्ह है। ये कब होगा, ये जब होगा जब पूर्व पद के अंत में म होगा और उत्तर पद में कोई भी हल वर्ण होगा, कोई भी हल वर्ण होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, इस मां के स्थान पर हो जाएगा अनुस्वार। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। बात क्लियर। तो अब देखिए मैं, ठीक है, तो अब देखो उदाहरण थोड़ा सा आपको बिल्कुल सरल भाषा में, उदाहरण इतना सरल है कि आपको लगेगा बहुत अच्छा। देखो ये आपको मैं नियम फॉलो करता हूँ आपके सामने ही, ये वाला नियम बिल्कुल सेम। ये आपका, इसको आप एक नाम दे सकते हो VS सूत्र। इसका मतलब होता है वासुदेव सूत्र, यानी कि वासुदेव शास्त्री सूत्र, इस प्रकार मानो इसको आप। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक उदाहरण ले लिया हमने, जैसे उदाहरण धर्मम चर, धर्मम चर दिख रहा है। तो अब हमें करना क्या है, इसका करना है संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धर्मम प्लस चर। क्या हो जाएगा, धर्मम प्लस चर। कोई दिक्कत किसी को। अब मैंने आपको ये बताया था कि पूर्व पद के अंत में तो मां होना चाहिए, आ गया मां, आ रहा है ना, और उत्तर पद में कोई भी हल वर्ण हो, तो ये चा क्या है, हल वर्ण है, ये च क्या है, हल वर्ण, और ये क्या है, मां आ ही गया, आया है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, हो गया काम अपना। अब क्या करना है, तो हमें इस मां के स्थान पर, इस मकार के स्थान पर क्या करना है, अनुस्वार करना है, ये वाला। और ये धर्म को धर्म रहेगा, इधर चर रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब इनको हम वर्ण संयोग करते हैं, संधि पद बनाते हैं, तो इसका रूप बन जाएगा ये वाला। बन गया नहीं बना। जब इन दोनों का मैच करेंगे, मेल करेंगे, अर्थात इनका संधि पद बनाएंगे, तो ये रूप बन के आएगा धर्मम चर, धर्मम चर, यानी कि धर्म पर चलो। समझ आई बात, नहीं आई? तो ऐसे ही जैसे देखो आपको मैं और उदाहरण लिखाता हूं, ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इतना सरल है, इतना सरल है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब देखो हरिम वंदे, ये पद है। अब क्या करना है, संधि विच्छेद, हरिम प्लस वंदे। अब क्या करना है, इसको अनुस्वार वाले मकार को क्या करना है भैया, हाँ जी, इस मकार को क्या बनाना है, अनुस्वार। ये कब बनेगा, जब उत्तर पद में क्या होगा, हल वर्ण होगा। तो ये हल, हमारा हल वर्ण है कि नहीं है ना। हल में क्या आ जाते हैं, पूरे व्यंजन आ जाते हैं, हल में क्या आ जाते हैं, पूरे व्यंजन। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, माँ के स्थान पर हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है, और यहाँ वंदे, और इसके बाद आ जाएगा हरि। जब इनका अपन योग करेंगे, अर्थात इनका मेल करेंगे, संधि पद बनाएंगे, इन सब का हमें क्या बनाना है, संधि पद। तो क्या रूप बनेगा, हरिम वंदे, हरिम वंदे। जैसे और उदाहरण देखो, भारतम वंदे, क्या है, भारतम वंदे। क्लियर स्थिति। इसी प्रकार आप कितने भी इसके उदाहरण लिख सकते हो, जैसे भारतम वंदे, यहां से लिख रहा हूं मैं 2-3 उदाहरण। भारतम वंदे एक उदाहरण, और देखो उदाहरण काफी है, जैसे गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, पाठम पठति। काफी उदाहरण है, आप कितने भी कर सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको, भारतम क्या आएगा, भारतम प्लस वंदे, गृहम प्लस गच्छति। इसके बाद देखिए पाठम प्लस पठति।
तो इस प्रकार से यहाँ तक सबकी कंडीशन सेम है ना। मैं आपको एक साथ क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इसमें कोई प्रकार का अंतर नहीं आता है, जो का त्यों रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस मकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो गया। ठीक है, ये भारत है। ओके, इसके बाद वंदे तो रहेगा, प्लस करके लिखना है वंदे, क्या बनेगा, वंदे। ठीक है, इसके बाद देखो ये माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार, क्या हो जाएगा, अनुस्वार। इसके बाद गृहम, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस गच्छति। इसके बाद देखिए ये पाठ, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, अनुस्वार, प्लस पठति। तो अब आप इस बात को समझो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो अब क्या बन जाएगा, इसका तो बन जाएगा ये वाला, और इसका बन जाएगा ये वाला, और इसका क्या बनेगा भाई, इसका बन जाएगा इस प्रकार घुमा के ये वाला। स्थिति क्लियर। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझ नहीं आए, तो वह अपना समाधान के लिए सबसे उचित और तरीका है, माध्यम है अपना कमेंट बॉक्स है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें और उसमें कुछ अपना विचार रखें, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं या आपको और सरल भाषा में पढ़ा सकते हैं। और आप देखिए प्ले लिस्ट में जाइए, सबसे पहले आपको प्ले लिस्ट में हमारी ढेर सारी वीडियो मिलेंगी, प्रत्यय की, संधि की, लेसनों की, वहाँ देखो आराम से। कोई समस्या आती है उसमें खोल लिया करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये उदाहरण देखना है। देखो एक बार ध्यान से, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो हाँ जी। इसके बाद देखो, जैसे और भी आप उदाहरण कर सकते हो, तुम पठसी। देखो मैं और उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरणों की कमी नहीं है अपने पास, उदाहरणों का भंडार है, वर्षा हो रही है। जैसे तुम पठसी, तुम पठसी, कार्यम करोति। उदाहरण काफी हैं। त्वं पठसि कार्यम करोति, जैसे पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही प्रक्रिया है जो पहले से करते आ रहे हैं। वंशानुक्रम बन चुका है, एक बार समझो कैसे। त्वं म प्लस पठति, क्या आएगा, पठति। ठीक है, इसके बाद कार्यम प्लस करोति, इनका हिंदी बता दूंगा। इसके बाद पुस्तकम प्लस पठति। अब देखो कार्यम करोति, पुस्तकम पठति, त्वं पठसि, यानी कि इसका मतलब है ये सारे जो है ना, ये जो त्वं वाले, कार्यम वाले, पुस्तकम वाले हैं, ये कर्म कारक है। कौन सा है ये, मैं आपको इसी के साथ साथ कारक का ज्ञान करा रहा हूं। जो आपको ये शब्द अंडरलाइन हो रहे हैं ना, ये कौन से कारक के हैं, ये कर्म कारक है, कर्म कारक। और कर्म कारक को दूसरा नाम क्या है, द्वितीया विभक्ति। आई बात नहीं आई, तो इसलिए मैंने इनको, और इसका चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को, चिन्ह क्या है इसका, को। त्वं पठसि, त्वं माने तुमको, पठसि पढ़ना चाहिए, ये पढ़ो। कार्यम करो तू, कार्य को करो। पुस्तकम पठतु, पुस्तक पढ़ो, ये पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं तुम, क्या इस प्रकार से समझ रहे हो ना। तो इसका कारक का ज्ञान भी आपको हो जाएगा। और ये जितनी भी आपको, और एक तीसरी बात और बताता हूँ इसी के साथ साथ में, ये आपको जितनी भी धातु दिख रही है ना, ये धातु किस रूप की है, किस काल की है, ये सारी धातु हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, बोलो, लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार। यानी कि वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, लट लकार। तो मैं जानता हूं, शायद समझ रहा हूंगा कि आपको ये सारी तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कौन कौन सी, संधि का ज्ञान हो गया, अनुस्वार संधि होगी इसमें। दूसरा ज्ञान कराया था आपको किसका, कारक का, तो कर्म कारक हो गया। और तीसरा जो धातु दिख रही है, ये कौन सी धातु है,
ये सारी धातु वर्तमान काल की और प्रथम पुरुष एक वचन की है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये संधि अच्छी प्रकार से समझ आ रही होगी, और किसी को प्रॉब्लम है तो वह अपना अपना विचार, अपनी अवधारणा कहाँ लिख सकता है, कमेंट बॉक्स में हमको सूचित कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद अगले उदाहरण देखो, इनको उतारो पहले। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कहते हैं कि जब तक गुरु है आपके साथ, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और आपके साथ तो कौन है, वासुदेव जी, साक्षात कृष्ण भगवान। समझ रहे हो? चलिए, तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और उदाहरण करिए, बिना टेंशन के मस्ती से पढ़िए, फ्री माइंड से पढ़िए, बोझ मत बनाओ इसको, भार मत बनाओ पढ़ाई को, इंटरेस्ट से पढ़ो, आनंद आएगा, सफलता मिलेगी। जैसे और उदाहरण देखो, इसमें आपको उदाहरण और भी लिख सकते, गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, ओदनम पचति। देखो, गृहम गच्छति, ओदनम पचति। दो उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब देखो, कुछ नहीं करना है, ये जो दो उदाहरण हैं इन्हें क्या करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये मानो एक तरह से ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप इनको किस प्रकार से करते हो, आप इनको किस प्रकार से करते हो। जो मैंने आपको स्टेप बताई हैं उन स्टेपों का फॉलो करते हुए और इस नियम को ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हो? तो नियम मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार मैं पुनः उस नियम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आपको मेमोरी में तुरंत आ जाएगा। तो क्या है वो नियम अपना, बोलो भाई। हाँ हरीश, अच्छा हाँ सही है। प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, प्लस उत्तर पद। हाँ मोहन, अच्छा, यानी कि यहाँ मकार लिख दूँ, सही है, प्लस क्या कर दूँ, हल वर्ण, बिल्कुल सही है। तो अब क्या होगा, इस माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा रवि? हाँ बिल्कुल सही बोला, क्या हो जाएगा, अनुस्वार। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका हो जाएगा VS सूत्र। तो ये शॉर्ट फॉर्म मानो इसको, बिल्कुल टेंशन नहीं करने का। इसको समझ लो कि पूर्व पद में क्या आना चाहिए, मकार हलंत वाला, उत्तर पद में हल वर्ण। तो मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार। बोलिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका आप शॉर्ट स्किल ले सकते हो, बार बार इसको देखो और सुनो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारी थी अनुस्वार संधि, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट संधि आएगी अपनी, वो आएगी हल संधि में। और हल संधि में कौन सी आएगी, परसवर्ण संधि या अनुनासिक संधि। कौन सी आएगी, परसवर्ण, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। या तो आएगी परसवर्ण, उसको क्या डबल नाम ले सकते हैं। अनुस्वार संधि में जो छठा नियम होगा हमारा, छठा भाग होगा, वो होगा अनुनासिक, अनुनासिक, या इसको कह सकते हैं परसवर्ण, परसवर्ण संधि। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।